हेलो, वेलकम एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आरआरबी जेई में जितने भी आपके जो आरआरबी जेई के पेपर थे आपके सीबीटी 2 के लिए, उन सभी का जो है डिटेल्ड में जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर वाइज जो है अपना जो सिविल की गोली की जो हमारी बुक है, जो कि आरआरबी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है, उसका जो डिटेल्ड में आप लोगों के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है अब तक हम लोगों ने कई सब्जेक्ट जो है अपना प्रोवाइड कर दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है आरसीसी सब्जेक्ट जो है उसके जितने भी क्वेश्चन जो आरआरबी जेई में आए हुए हैं, आरआरबी के जितने डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं उनमें आए हुए हैं, उन सभी को डिटेल में देखेंगे। पूरे कॉन्सेप्ट को थ्रू आउट द वीडियो देखेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिल सके। बाकी जो स्टूडेंट्स जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये हमारी जो आरआरबी जेई की जो है पीवाईक्यू की जो क्वेश्चन बैंक है, इसी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं। इसका जो है ई बुक भी, ठीक है, जिनके पास अब समय नहीं है तो इसका ई बुक जो है ऐप पर अवेलेबल है, तो आप लोग ई बुक भी परचेज कर सकते हैं और ई बुक के थ्रू पूरा रिवीजन वीडियो लेक्चर से कर सकते हैं। सभी चैप्टर्स का जो है, सभी सब्जेक्ट का जो है वीडियो लेक्चर हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी जो लोग सीबीटी 2 की प्रिपरेशन अपना कर रहे हैं, लास्ट में टेस्ट अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारी 270 इसमें टेस्ट हैं, जो कि सीबीटी 2 के लिए टेस्ट सीरीज है। 10 फुल लेंथ हैं, जनरल अवेयरनेस के 40, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 50, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10, ये सारे टेस्ट सीरीज जो है आप लोग दे सकते हैं। इसमें टीसीएस पैटर्न के जितने पेपर हैं उनका सॉल्यूशन भी लगभग 150 टेस्ट अवेलेबल है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। पहला हमारा चैप्टर जो है बेसिक ऑफ आरसीसी, उसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे बेंडिंग, कॉम्प्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस रिस्पेक्टिवली आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, कह रहा है आपके जो बेंडिंग, कॉम्प्रेसिव और जो टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं उसको हम किस बेस पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, जब हम बात करते हैं दो चीज़ें, एक होता है हमारा क्या ग्रॉस एरिया और एक होता है हमारा नेट एरिया। ठीक है, ग्रॉस एरिया पहले मैं बात करता हूँ। ग्रॉस एरिया क्या होता है, तो ग्रॉस एरिया आपका टोटल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है। क्या होता है आपका टोटल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर, और उसमें जो आपका जो है होल्स और ओपनिंग जो इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, आपके ग्रॉस सेक्शन एरिया में, ग्रॉस एरिया में जो स्ट्रक्चर के क्रॉस सेक्शन में आपका होल या ओपनिंग है वो इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। बट नेट एरिया के लिए हम बात करते हैं, ये क्रॉस सेक्शन का वह एरिया है जिसमें से हम क्या करते हैं, अपने होल्स और ओपनिंग्स को डिडक्ट करते हैं, उसको डिडक्टिंग कर देते हैं, तो जो आपका एरिया बचता है उसको कहते हैं नेट एरिया। ठीक है, अब जब हम बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करते हैं, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस में जो हमारा एरिया हम कैलकुलेशन में लिखते हैं वो हमारा ग्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है। क्या होता है, ग्रॉस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है। टेंसाइल स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है अपना पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ही लेते हैं। और कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका जो है नेट एरिया लेते हैं। ठीक है, तो आपका कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए हम बात करते हैं तो वहाँ पर नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं। ठीक है, और जब भी हम अपना बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस की, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस में क्या लेंगे अपना, हम बेंडिंग स्ट्रेसेस में जो है अपना ग्रॉस एरिया लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया आपको। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया। ग्रॉस एरिया बेंडिंग के लिए और कंप्रेसिव टेंसाइल के लिए हम क्या लेते हैं, अपना नेट एरिया लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। क्वेश्चन कर आपका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है कॉन्क्रीट का, वो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का। ठीक है, अब आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है, कॉन्क्रीट आपका ब्रिटल होता है, ठीक है, टेंशन में, बट रिलेटिवली आपका टफ होता है कंप्रेशन में। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है लगभग 1/10 ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, मतलब 10% ऑफ द टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10%। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस कॉन्क्रीट इज डेजिग्नेटेड इनटू, कह रहा है कि इंडियन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है कॉन्क्रीट को कितने ग्रेड में आपका जो है कॉन्क्रीट को डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, आपको पहले भी इसका बीएमसी में मैंने बता दिया था पूरा। तो जब हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ठीक है, तो जो कॉन्क्रीट की जो ग्रेडिंग होती है आपकी स्टैंडर्ड ग्रेडिंग के लिए हम बात करते हैं तो आपका 7 ग्रेड्स होते हैं। कितने, 7 ग्रेड्स होते हैं। ठीक है, उसमें आपके कौन कौन से, M15, M20, 25, 30, 35, 40, 45। ठीक है, ये 7 ग्रेड्स आपके डेजिग्नेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इज फंक्शन ऑफ, का जो कॉन्क्रीट में जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस होता है वो किसका जो आपका फंक्शन होता है। ठीक है, याद में रखिएगा, जब हम परमिसिबल शियर स्ट्रेस की बात करते हैं तो ये आपका कॉन्क्रीट में
ये फंक्शन किसका होता है, शियर स्ट्रेस कंक्रीट जो परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट है और जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, दोनों का, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो स्टील रेनफोर्समेंट और जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दोनों का ये क्या होता है आपका जो है फंक्शन होता है, ठीक है। हायर द, यदि आपका हायर परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट होगा और ग्रेड आपका हायर होगा तो आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस जो है आपका हायर आएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, परसेंटेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द स्ट्रक्चर मेड ऑफ रिजिड कर्व्ड सरफेसेस आर नोन एज, ऐसे स्ट्रक्चर जो कि रिजिड कर्व्ड सरफेस से बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमारे जो स्ट्रक्चर जो है आपके रिजिड कर्व्ड सरफेस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उन लाइट वेट होते हैं, आपका रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं और ये सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका, सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। करें, अकॉर्डिंग टू IS 456 what is the minimum number of specimen to be tested for estimating the compressive strength। करें, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए जो है आपका जो है जो मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन होता है आपका वो आप कितना लेते हैं आपका एज पर IS 456, ठीक है। अब जब हम स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब की बात करते हैं 150 इंटू 150 की यदि हम बात करते हैं 150, तो हम इसके लिए जो है 3 सैंपल में जो है 3 स्पेसिमेन अपने सैंपल के लेते हैं और इंडिविजुअल वेरिएशन की यदि हम बात करते हैं तो कभी भी 15% जो एवरेज वेरिएशन है प्लस माइनस 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि वेरिएशन ज़्यादा आ रहा है तो आपको सैंपल जो है रिजेक्ट हो जाएगा। कितने लेते हैं हम, 3 लेते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर ए Fe 415 इज, कह रहा है Fe 415 के लिए जो है आपका मिनिमम यील्ड स्ट्रेस जो है वो कितना होता है, ठीक है। यदि Fe 415 की बात करते हैं तो वहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कितना आ जाएगा 450 न्यूटन पर मीटर mm स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर mm स्क्वायर या MPa में लेते हैं इसको, ठीक है। 415 MPa, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, अकॉर्डिंग टू IS 456 द अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ग्रेड M50 वेयर FCK इक्वल टू 50 MPa वुड बी। कह रहा है आपका एज पर IS 456 आपको एक अप्रोक्सीमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बताना है किसके लिए, M50 ग्रेड के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ पता है आपको, यदि हम FCR की बात करते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, FCR की यदि हम बात करते हैं क्या होता है आपका 0.7 अंडर रूट FCK ये होता है। तो आपको वैल्यू दे रखा है 0.7 अंडर रूट FCK मतलब 50 दे रखा है, 50 मतलब आपका 25 इंटू 2 मतलब 5 बाहर हो जाएगा तो 5√2। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 4.94 MPa। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू IS 456 नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी यूज्ड अप टू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड। कह रहा है कि एज पर IS 456 कह रहा है आपका जो नॉमिनल मिक्स होता है उसकी ग्रेडिंग पूछ रहा है आपका कितने तक यूज करते हैं, ठीक है। कंक्रीट दो चीज़ें होती है, एक का जो है मिक्स डिजाइन, ठीक है, एक आपका स्टैंड आपका नॉमिनल मिक्स होता है, एक डिजाइन मिक्स होता है, ठीक है। नॉमिनल मिक्स आपका M20 तक होता है, डिजाइन मिक्स के लिए IS 10262/1982 में प्रोविजंस दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं नॉमिनल मिक्स के लिए, ये मेथड आपका रफ मेथड होता है, ठीक है। कंक्रीट मिक्स डिजाइन का ये आपका रफ मेथड होता है जहाँ पर आपको जो है ना कंक्रीट ग्रेड्स जो है वहाँ पर रॉन्ग ट्रांजिशन भी आ सकता है, रॉन्ग ट्रांजिशन भी देखने को मिलता है, ठीक है। और IS 456 जो है मोर प्रिसाइजली जो है नॉमिनल मिक्स का प्रोपोर्शन M5 से लेकर के आपका जो है M20 बताया है। कितना M5 से M20 कौन कौन सा, M5, M7.5, M10, M15 एंड M20, ठीक है। तो इतना M20 ग्रेड तक आपको बताता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा M20। ये आपका नॉमिनल मिक्स के लिए हो गया, ठीक है। और डिज़ाइन मिक्स की जब बात करता है तो ये आपका मिक्स डिज़ाइन पर आपका जो है बेस्ड होता है। और यहाँ पर यदि हम आपकी बात करते हैं तो IS 10262/1982 और SP 23/1982 दो जगह से आप जो है इसको देखते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट डिज़ाइन एज पर IS 456/2000 द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर ऑफ स्ट्रक्चर। कह रहा है आपका जो है अकॉर्डिंग टू IS 456 कह रहा है आपका जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर पूछ रहा है आपका किसका, किसी भी स्ट्रक्चर के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर पूछ रहा है आपका कितना आएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू 6 आप जब क्लॉज नंबर 6 पॉइंट आपका जो है 1.1 में जाएंगे
वहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है, आपको कोई भी यदि हम बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ की बात करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की यदि हम बात करते हैं, वह स्ट्रेंथ होता है जहाँ पर जो है आपका जो रिजल्ट होता है सैंपल का, वो आपका मटेरियल की जो है 5% से कम जो है फॉल नहीं होना चाहिए, 5% से ज़्यादा फॉल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब चांस ऑफ फेलियर कितना हो गया, जब 5% कह रहा है तो यहाँ पर चांस ऑफ फेलियर की यदि हम बात करेंगे, चलिए यहाँ कर देते हैं, तो चांस ऑफ फेलियर की यदि हम बात करते हैं कितना हुआ, चांस ऑफ फेलियर जो हो जाएगा, तो 100 में 5 करिए तो कितना हो जाएगा, 100 में से 5 कीजिए 95% हो गया, 95% हो गया, ठीक है। मतलब 0 पॉइंट, ये क्या होगा, 0 पॉइंट आपका 095 हो गया, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की यदि हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की यदि हम आपसे बात करते हैं, क्या होता है आपका, ये होता है 1 माइनस पी का स्क्वायर, ठीक है। मतलब 1 माइनस आपका कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.95 है ना, सॉरी 0.0 नहीं है, 95 है, 1 सेकेंड, 0.95 हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे यदि आपका तो आएगा 0.095, ठीक है। यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, आपका 0.0975, ठीक है, जीरो है ना, 0.0, ठीक है। सही ऑप्शन क्या मिल गया आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, द बीम आउटसाइड ए वॉल अप टू फ्लोर लेवल एबव इट इज़ नोन एज, आपका कह रहा है कि बीम जो है जो कि आउटसाइड द वॉल है, फ्लोर लेवल एबव द फ्लोर लेवल है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो यदि हम स्पेंड्रल बीम की बात करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो स्पेंड्रल बीम होता है, ठीक है, ये आपका ऐसा स्पेस होता है जो कि टू आर्चेस के बीच का स्पेस होता है, या आपका 2 आर्चेस और एक रेक्टेंगुलर इंक्लोजर जो होती है उनके बीच का स्पेस होता है। यहाँ पर जो है बीम आउटसाइड द वॉल होता है, जो कि सपोर्ट करता है, जो फ्लोर पे ऊपर से लोड आ रहा है उसको सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, ये होता है स्पेंड्रल बीम। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा आपका स्पेंड्रल बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें मॉडुलर रेशियो इज द रेशियो बिटवीन द यंग्स मॉडुलस ऑफ, करें मॉडुलर रेशियो जो होता है, रेशियो होता है यंग मॉडुलस का जो है किसके बीच का। ये मॉडुलर रेशियो की बात करते हैं, एम की बात करते हैं, तो एम क्या होता है, ई एस अपॉन ई सी, क्या होता है, ई एस अपॉन ई सी, मतलब किसका रेशियो हो गया, ये आपको यंग मॉडुलस ऑफ स्टील टू द यंग मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, स्टील टू कॉन्क्रीट, ठीक है, सीमेंट नहीं, स्टील टू कॉन्क्रीट का जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, मॉडुलर रेशियो, ठीक है। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एम जो आता है वो क्या आता है आपका 280/3 सिग्मा सीबीसी, जहाँ सिग्मा सीबीसी क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, ठीक है। और यहाँ पर जो एम इक्वल टू एस अपॉन ई सी को कन्वर्ट करते हैं तो आपका 2 × 10⁵ 5000 √FC के इंटू 1 + थीटा आता है आपके किसके लिए, लॉन्ग टर्म वैल्यू के लिए, ठीक है। और ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए है, तो आप लोग देख सकते हैं। और यदि हम कंसिडरिंग करते हैं क्रीप और श्रिंकेज वैल्यू का, तो एम आपका आता है 280/3 सिग्मा सीबीसी, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टील एंड कॉन्क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हॉनी कम्बिंग डिफेक्ट इन आरसीसी मेंबर इज कॉज्ड बाय, कह रहा है जो आरसीसी मेंबर्स होते हैं वहाँ पर जो हनी कम्बिंग डिफेक्ट आता है वो किसके कारण आता है। अब हनी कम्बिंग के बारे में समझिए, हनी कम्बिंग क्या बता रहा है, हनी कम्बिंग कहता है कि जब हमारा कंक्रीट बनता है तो यहाँ पर यदि मान लीजिए कि जो स्पेसेस हैं, यदि हमने डिफरेंट ग्रेड जो है उसमें जो है यूज नहीं किए, हमने एक सामान जो है अपने पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है, अपने जो एग्रीगेट्स ले लिए, तो क्या होगा, तो जो बड़े पार्टिकल्स बड़े एग्रीगेट्स होंगे उनके पीछे यदि कोर्सर के पीछे फाइनर नहीं आया तो स्पेस रह जाएगा, प्रॉपर ग्रेडिंग नहीं हुई तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो है आपका एक स्पेस बन जाएगा जिसको हम हनी कम्बिंग कहते हैं, ठीक है। और ये आपको एस्थेटिक प्रॉब्लम भी देता है, ठीक है, और ये आपका जो है ड्यूरेबिलिटी परफॉर्मेंस वगैरह जो है या स्ट्रक्चरल की स्ट्रेंथ जो होती है मेंबर की उसको भी जो है अपना जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हनी कम्बिंग के कारण आपका इनएडिक्वेट कॉम्पेक्शन हो सकता है, होल्स एंड गैप्स इन फॉर्मवर्क अलाउिंग सम द मोर्टार ड्रेन आउट फ्रॉम द कॉन्क्रीट, इम्प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट हो सकता है, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हनी कम्बिंग डिफेक्ट्स इन आरसीसी मेंबर इज कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट कॉम्पेक्शन, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर फाइबर्स यूज्ड इन एफआरसी आर ऑल्सो कॉल्ड एज, कर एफआरसी में जो आपके फाइबर्स यूज होते हैं उनको और क्या कहते हैं,
तो यदि हम फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बात करते हैं, जिसको हम फारसी भी कहते हैं, उसमें जो फाइबर यूज किए जाते हैं वो आपके सेकेंडरी रेनफोर्समेंट होते हैं। क्या होते हैं? सेकेंडरी रेनफोर्समेंट होते हैं, ठीक है। ये फाइबर जो है अपने कंक्रीट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अपना जो है प्रॉपर्टी, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस, ड्यूरेबिलिटी, इनको इन्हांस करने के लिए। तो ये होते हैं सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट इफ द फाइबर्स आर नॉट डिस्पर्स प्रॉपरली देन द रिजल्टिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज। करेक्ट, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट में फाइबर्स जो प्रॉपरली डिस्पर्स नहीं किए जाएंगे तो आपका जो प्रॉब्लम होता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब यदि हम फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बात करते हैं, यदि आपके फाइबर जो है प्रॉपरली डिस्पर्स नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर वो एक साथ जो है ना क्लम्प कर देंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, तो वहाँ क्लम्पिंग हो जाएगी। तो ये जो आपका जो प्रॉब्लम होता है क्लम्प वाला, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बालिंग, ठीक है। बालिंग होता है ये, ठीक है। ये बालिंग कब होता है कि जब आपका जो है फाइबर जो होते हैं वो एक क्लस्टर के रूप में जो है, ठीक है, अपना एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होकर के क्लस्टर के रूप में एक जगह जमा हो जाए कंक्रीट मिक्स में, तो उसको हम कहते हैं क्या, बालिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है एज नेक्स्ट क्वेश्चन का, द मिनिमम ग्रेड्स फॉर पीसीसी एंड आरसीसी स्ट्रक्चर एज पर आईएस कोड इज। आईएस कोड के अकॉर्डिंग आपका मिनिमम ग्रेड बताना है पीसीसी और आरसीसी का। हम पीसीसी के लिए बात करते हैं, पीसीसी का मिनिमम ग्रेड होता है M15 और आरसीसी का मिनिमम ग्रेड होता है M20, ठीक है, M15 एंड M20। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज ऑल्सो नोन एज। का जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है उसको और किस नाम से जानते हैं। यदि हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड की बात करते हैं जो कि आपका इलास्टिक थ्योरी पर बेस्ड होता है, ठीक है, तो इसको इलास्टिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इलास्टिक मेथड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्रैक दैट अकर्स इन एनी आरसीसी मेंबर स्पेशली इफ कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग समर। कह रहे हैं आपका जो है समर के ड्यूरेशन में यदि हम कोई आरसीसी मेंबर का जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कह जो सबसे पहला क्रैक पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, यदि हम समर में कॉन्क्रीटिंग कर रहे हैं इन द समर सीजन, तो वहाँ पर हाई हीट होगा। हाई हीट होने का जो है जो फ्रेशली आपका जो प्लेस्ड कॉन्क्रीट होगा, वहाँ पर वाटर जो क्या होगा, इवेपोरेट होगा। अब जब वाटर वहाँ पे इवेपोरेट होगा तो हाइड्रेशन रिएक्शन जो है हिंडरिंग होती है, ठीक है, सीमेंट वाटर के रिजल्ट में, तो वहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलेगा कंक्रीट के वॉल्यूम में, और वहाँ पर श्रिंकेज क्रैक जो है वो आपके डेवलप होते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, श्रिंकेज क्रैक, यही सबसे पहले डेवलप होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, विच कोड इज यूज्ड फॉर इंडियन स्टैंडर्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। करेक्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आईएस कोड जो है आपका जो जनरल कोड हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है। तो यदि हम बात करें अपना आरसीसी के रेनफोर्स्ड या प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट की यदि हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए IS 456-2000 यूज करते हैं, ठीक है। दी IS 4236-1993 की बात करते हैं तो ये आपका अर्थक्वेक रेसिस्टेंट डिजाइन, इसके लिए कोड आपका दे रखा है। IS 2720 की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका जो है टेस्टिंग ऑफ सॉइल के मेथड्स वगैरह जो है उसको बताता है। यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, द इंडियन स्टैंडर्ड कोड टू बी रेफर्ड फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ऊपर वही बताया हूँ कि आपका IS 456 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन द ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 M रेफर्स टू। कह रहा है कि M30 ग्रेड कंक्रीट में जो M क्या बताता है। तो यदि हम कंक्रीट की बात करते हैं, जैसे M30 लिखा तो M क्या बताएगा, M के बाद ये आपका मिक्स बताएगा, क्या बताएगा, M आपको मिक्स को बताएगा। और ये जो वैल्यू है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है आपका FCK जो है उसको बताएगा, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये किसको बताएगा, मिक्स को बताएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है विच रिलेशन टू रेनफोर्समेंट यूज्ड इन आरसीसी TMT रेफर्स टू। अच्छा, आरसीसी में TMT जो रेफर करता है किसको बताता है। तो TMT अब किसके लिए होता है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड रेनफोर्समेंट बार के लिए होता है, ठीक है। ये टाइप ऑफ स्टील बार होता है जिसका हम आरसीसी कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड। चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बीम एंड स्लैब, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है द लोड विच डज नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन विद द टाइम इज कॉल्ड। कह रहा है आपका लोड जो कि आपका जो है टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड और पोजीशन चेंज नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब दो चीज़ समझिएगा यहाँ पर, एक होता है डेड लोड, एक होता है लाइव लोड। डेड लोड की यदि हम बात करते हैं तो आपका जो वेट ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होता है या स्ट्रक्चर का वेट होता है, बीम का, कॉलम का, स्लैब्स का, ठीक है। नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट जैसे फ्लोर कवरिंग,
फॉल सीलिंग, ये सब की हम बात करते हैं। तो डेड लोड जो होता है, यहाँ पर ग्रेविटी लोड जो है इसका एग्जांपल होता है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है और ये कांस्टेंट होता है। ओवर टाइम में क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। डेड लोड आपका कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। लाइव लोड की यदि बात करते हैं तो लाइव लोड या इम्पोज लोड की यदि हम बात करते हैं, ये आपका पोजीशन और मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। एग्जांपल आपका लोड ऑफ फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। तो जो चेंज नहीं होता वो क्या होता है आपका, तो होता है डेड लोड। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इन ए कैंटिलीवर बीम कैरिंग ग्रेविटी लोड मेन रेनफोर्समेंट टू रसिस्ट बेंडिंग मूवमेंट इज प्रोवाइडेड। कह रहा है कैंटिलीवर बीम जो कि आपका ग्रेविटी लोड को कैरी कर रहा है, जो मेन रेनफोर्समेंट होगा, ठीक है, जो कि आपका बेंडिंग को रेसिस्ट करेगा, वो कौन सा होगा, ठीक है, मतलब वो कहाँ काम करेगा। तो यदि हम कैंटिलीवर बीम की बात करते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, मतलब जो आपका जो टॉप फाइबर होगा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, एबव द न्यूट्रल एक्सिस जो टॉप फाइबर होगा, वहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं। क्या होती है वहाँ पे, टेंसाइल स्ट्रेसेस होती हैं। तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, तो न्यूट्रल एक्सिस के एबव प्रोवाइड करेंगे। तो हम अपना कहाँ प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस के एबव, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एबव द न्यूट्रल एक्सिस। ये हमारा टेंशन जोन यहाँ प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस in concrete reaches earlier than the permissible stress in steel, the beam is said। कह रहा कि यदि आपका सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, वहाँ पर परमिसिबल स्ट्रेस जो है कंक्रीट में जो है आपका पहले पहुँच रहा है, आपका परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील से वो अपने रीच पे कर जा रहा है। कह रहा है कि आपका जो बीम सेक्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझिएगा, देखिए मैं अलग से ही आपको बता देता हूँ इसको। चलिए हम 3 सेक्शन की बात करेंगे। एक होता है अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, एक होता है हमारा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है, और एक हमारा होता है बैलेंस सेक्शन, ठीक है, बैलेंस्ड सेक्शन, ठीक है, बैलेंस्ड। अब यहाँ पर जो एक्सयू होता है, ठीक है, एक्सयू जो होता है वो क्या होता है आपका, लेस देन एक्सयू लिमिट। क्या होता है, एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट। मैं पूरा इसका डिफरेंशिएशन बता रहा हूँ आपको। ओवर की बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सयू जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट, एक्सयू लिमिट हो जाएगा। और बैलेंस्ड में होता है दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिट। ये याद रहना चाहिए, इन पे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं, जो एसटी आता है, एरिया ऑफ स्टील की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पर एसटी आता है, वो क्या होता है आपका, लेस देन एएसटी मिनिमम, एएसटी मिनिमम। यहाँ पर जो एएसटी आता है वो क्या आता है, ग्रेटर देन एएसटी मिनिमम, ठीक है, या एएसटी लिमिटेड कर दीजिए इसको, एएसटी लिमिटेड कर दीजिए, एएसटी लिमिटेड। और यहाँ पे इक्वल टू आता है, ठीक है, यहाँ पर एएसटी इक्वल टू एएसटी लिमिटेड या मिनिमम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है यदि हम मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस एमओआर की यदि हम बात करते हैं अपना, तो क्या आता है आपका यहाँ पर लेस देन एमओआर लिमिट, लिमिटिंग मोमेंट रेसिस्टेंस जो होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका ग्रेटर आता है, ठीक है, ये आपका हो गया, और यहाँ पर इक्वल आता है। ये सारे डिफरेंसेस आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। इन पे क्वेश्चन आपको कहीं से भी बन सकता है तीनों में, ठीक है। और यहाँ पर जब हम जेड की बात करते हैं, लीवर आर्म की बात करते हैं, जेड इज ग्रेटर देन जेड लिमिट। यहाँ पर जेड इज स्मॉलर देन आपका जेड लिमिट, और यहाँ पर जेड इक्वल टू जेड लिमिट। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अंडर रेनफोर्स्ड में, यहाँ पर जो स्टील होगा उसकी यील्डिंग पहले होगी, तब आपका कंक्रीट जो है अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कि आपका 0.0035 है वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये भी याद रखिएगा इसमें। यदि हम ओवर की बात करते हैं तो ओवर पे कंक्रीट जो है आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो कि 0.0035 पर है, वह आपका स्टील के यील्डिंग से पहले पहुँच जाएगा, ठीक है। और बैलेंस्ड में दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली आपके पहुँचते हैं अपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक। तो क्वेश्चन उसी पर था, ठीक है, क्वेश्चन आपका उसी चीज़ पर था। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, कह रहा है इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट में अर्लियर पहुंच रहा है, ठीक है, कंक्रीट में जो है आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक जो है अर्लियर पहुंच रहा है, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ओवर, आपका कंक्रीट जो पहले पहुंच रहा है स्टील से, ओवर हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन आरसीसी बीम्स एज द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल
स्टील डिक्रीजेज, कह रहा है आपका आरसीसी में जो है आपका बीम में आपका जो परसेंटेज है टेंसाइल स्टील का जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। तो आपका यदि परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील यदि हम बात करते हैं, देखिए परसेंटेज एरिया ऑफ स्टील की यदि हम बात कर रहे हैं, यदि आपका इंक्रीज हो रहा है तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज होगा, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अच्छा, यदि हम बैलेंस सेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर इंक्रीज इन एरिया ऑफ स्टील होगा, इसका मतलब हायर टेंसाइल आपका जो है कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिल रहेगा, ठीक है। यदि हम सिंगली रेनफोर्स्ड बीम की बात करते हैं, क्या आता है वहाँ पर आता है आपका XU बाई डी इक्वल टू आपका 0.87 FY इंटू AST अपॉन 0.3636 FCK इंटू BD आता है, ठीक है, इंटू BD आता है। अब यहाँ से यदि हम XU की बात करते हैं तो XU क्या है, यहाँ पर XU की यदि हम बात करते हैं, XU क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, AST के। XU प्रोपोर्शनल है किसके, ST के, मतलब डेट ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यदि हम एरिया ऑफ स्टील जो है एनफोर्समेंट यदि बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये भी आपका जो है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सही ऑप्शन ए मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मूवमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन अलाउड इन आरसीसी बीम इज, करेक्ट। आरसीसी बीम में जो है मैक्सिमम परसेंटेज जो है आपका जो है जो आपका मूवमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन को जो है अलाउ किया गया वो कितना किया गया है, ठीक है। तो यदि हम एज पर IS जो है आपका 4562,000 यदि हम क्लॉज नंबर 371.1.1 की यदि हम बात करते हैं तो वहाँ पर कहता है कि जो अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है एनी सेक्शन का वो कभी भी 70% से कम नहीं होना चाहिए फैक्टर मूवमेंट का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है कितना अलाउड है, 30% तक, मतलब 70 से कम नहीं होना चाहिए, 30% तक अलाउड है रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हाउ इज द डिफ्लेक्शन इन RC बीम कंट्रोल्ड एज पर IS 456, कह रहा है कि आपका जो है रेनफोर्स कंक्रीट बीम जो है वहाँ पर जो है आपका डिफ्लेक्शन कंट्रोल जो है वो कैसे करेंगे। यदि हम आर्टिकल अपना IS 456 का यदि हम आर्टिकल 223.2 में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर क्लियरली ये दे रखा है कि जब हम कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन करेंगे ये आपका सूटेबल वैल्यू देगा स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो का, और इसी के द्वारा हम क्या करेंगे, स्पैन टू डेप्थ रेशियो कंट्रोल करके जो है हम अपने डिफ्लेक्शन ऑफ RC बीम को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी आंसर सी बाई कंट्रोलिंग स्पैन टू डेप्थ रेशियो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डीप बीम्स आर डिजाइंड फॉर, कह रहा है जो डीप बीम्स होते हैं उनकी डिज़ाइन जो है किसके लिए की जाती है। तो जब डीप बीम्स की बात करते हैं मेनली ये क्या करते हैं, ये आपका जो गर्डर टू सपोर्ट जो है हेवी लोड्स जो है उसको ट्रांसफर करने के काम आते हैं, ठीक है, कॉलम वॉल्स के लिए। और ये आपका डेजिग्नेट किए जाते हैं किसके लिए, रेसिस्ट बेंडिंग मूवमेंट एंड चेक फॉर सीयर को चेक करने के लिए और बेंडिंग मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए, दोनों के लिए ये यूज में लाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सीयर फोर्स जो है उसके लिए नहीं, जो सीयर आ रहा है सीयर स्ट्रेस जो आ रहा है उसको चेक करने के लिए काम आता है, ठीक है। और बीम रेसिस्ट करते हैं, दोनों बीम के यदि हम बात करते हैं तो आपका दोनों रेसिस्ट करता है, बेंडिंग मूवमेंट एंड सीयर फोर्स। तो बोथ बेंडिंग मूवमेंट एंड सीयर फोर्स जो है आपका डीप बीम जो है रेसिस्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं बीम को डीप कब कहते हैं, जब आपका L/D जो होगा आपका लेस देन 2 होगा सिंपली सपोर्टेड के लिए, और L/D जो होगा लेस देन 2.5 होगा कॉन्टिन्यूअस बीम के लिए। तो यहाँ पर डीप बीम के बाद केवल बीम की बात करते हैं तो वहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट सीयर फोर्स, डीप बीम के यदि हम बात करते हैं केवल बेंडिंग मूवमेंट को जो है रेसिस्ट करेगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। द रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइंड फॉर, कह रहा है रेनफोर्स्ड बीम की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, रेनफोर्स्ड बीम की यदि हम बात कर रहे हैं तो कह रहा है आपका जो है ये कर्व्ड इन, ऊपर वाले में एक सेकंड, ऊपर वाले में गलती हो गया, दोनों को रेसिस्ट करेगा, ये गलती हो गया जो है ये दोनों को रेसिस्ट करेगा, ठीक है, बोथ शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका द रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम कर्व्ड इन प्लेन इज डिजाइंड फॉर, कह रहा है आपका रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम जो है, ठीक है, यहाँ पर जो कि कर्व्ड है प्लेन में, ये किसके लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कर्व्ड है प्लेन में, तो यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं आपका तो बेंडिंग मूवमेंट आपका शियर एंड टॉर्जन जो है, ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं कर्व्ड बीम जो लोडेड होते हैं पॉइंट लोड के साथ एट एनी सेक्शन पे, ये एक्शन किसके लिए होता है आपका शियर फोर्स, बेंडिंग मूवमेंट एंड टॉर्जनल मूवमेंट को रेसिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो हमारा जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1 सेकेंड, तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी बेंडिंग मूवमेंट शियर एंड टॉर्जन, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड फॉर विच ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट इज
रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इट्स फंक्शन विदाउट डैमेज इज कॉल्ड। कर आपका कोई स्ट्रक्चर है, उसका एक टाइम पीरियड जिसमें जो स्ट्रक्चर जो है अपने विदाउट डैमेज हुए जो है अपना फंक्शनिंग कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। यदि हम बात करते हैं अपना डिज़ाइन लाइफ की, यदि हम बात करते हैं तो डिज़ाइन लाइफ आपका किसी भी स्ट्रक्चर का वह टाइम पीरियड है जिसमें जो स्ट्रक्चर के सारे एलिमेंट हैं वो अपना रिक्वायर्ड जो परफॉर्मेंस है, अपना फंक्शन है, उसको बिना किसी डैमेज या फेल्योर के जो है अपना जो है उसको परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसे क्या कहलाता है, डिज़ाइन लाइफ कहलाता है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ए स्टील बीम सपोर्टिंग लोड्स फ्रॉम द फ्लोर स्लैब एज वेल एज फ्रॉम वॉल इज टर्म्ड एज। कर आपका एक स्टील बीम है जो कि सपोर्ट कर रहा है आपका लोड फ्रॉम द किसका, आपका स्लैब एज वेल एज आपका वॉल, उसको हम क्या कहते हैं। जब हम स्पेंड्रल बीम की बात करते हैं तो स्पेंड्रल बीम जो हाई राइज बिल्डिंग जो होती हैं उनमें इसको प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर मेसनरी वॉल्स जो होती हैं वहाँ पर जो है जनरली मेसनरी वॉल्स जो होती हैं वो सेल्फ वेट वगैरह जो है या स्लैब वेट जो है उसको आपका जो है रेसिस्ट नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम जो है अपना स्पेंड्रल बीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सटीरियर वॉल पर जो है फ्लोर लेवल पर जो आपको जो है ऊपर की ओर निकला हुआ दिखता है, ठीक है, ये आपका स्पेंड्रल बीम होता है, ठीक है। आउटसाइड द आपका वॉल आपका फ्लोर लेवल पर वो दिखता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्पेंड्रल बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, ए प्रिज्मेटिक बीम हैज़ यूनिफॉर्म। कह रहा है प्रिज्मेटिक बीम जो होती है उसके पास यूनिफॉर्म क्या होता है, तो प्रिज्मेटिक बीम आपका वह बीम होता है जिसका जो क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जो लेंथ है क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म होता है, तो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन आपका लेंथ क्या होगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका क्या, ड्रॉप पैनल इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन। कह रहा है ड्रॉप पैनल जो होता है ये किस में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। यदि हम ड्रॉप पैनल की बात करते हैं तो आपका थिक पोर्शन होता है फ्लैट स्लैब का अराउंड द कॉलम, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका इंक्रीज करता है शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्लैब अराउंड द कॉलम, और इंक्रीज करता है क्या, निगेटिव मूवमेंट कैपेसिटी ऑफ स्लैब, और पंचिंग शियर स्ट्रेस को क्या करता है आपका, रिड्यूस करता है। तो ये रहा आपका क्या, ड्रॉप पैनल, ठीक है। तो क्या करेगा आपका, ये आपका फ्लैट स्लैब होता है, क्या होता है ये आपका फ्लैट स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर रिकमेंडेड बाई IS 456 2004 estimating the design strength of concrete and reinforcing steel are respectively। कह रहा है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है वो कह रहा है एज पर IS 456 डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट और रेनफोर्स स्टील के लिए कितना होता है। यदि हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं कोलैप्स में तो आपका जो है 1.5 होता है आपका किसके लिए, कंक्रीट के लिए, और स्टील के लिए कितना होता है 1.15। तो ये आपको याद रहना चाहिए, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है ए कैंटिलीवर बीम ऑफ साइज 230 into 400 mm has a clear span of 2.5 meter and is supported on a 400 into 400 mm column। द इफेक्टिव स्पैन, तो यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन निकालिएगा, मिनिमम निकालिए दोनों में। अब क्लियर स्पैन 2.5 दे रखा है, इफेक्टिव डेप्थ आपका 400 दे रखा है और विड्थ 400 दे रखा है। तो इफेक्टिव स्पैन मिनिमम निकालिए दोनों के लिए 2.5 प्लस 0.4/2 या 2.5 प्लस 0.4/2 दोनों के लिए सेम ही है, तो आपका विड्थ सेम है, यहाँ पर 2.7 आ जाएगा, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। द डिज़ाइन टू डिज़ाइन द डीप बीम द फैक्टर्स दैट आर टेकन इनटू अकाउंट आर। कर डीप बीम के डिज़ाइन में जो है हम कौन से फैक्टर जो है उनको जो है हम अपना जो है ध्यान में रखते हैं। तो जब हम डिज़ाइन करते हैं अपना जो है डीप बीम का, तो वहाँ पर हम जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। और डीप बीम के लिए हम बात करते हैं तो आपका स्ट्रेंथ और आपका जो है डिफ्लेक्शन जो है उनको भी ध्यान में रखते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है लेटरल बकलिंग, नॉन लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेस दोनों को रखेंगे। ऑल ऑफ द अबव सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है सही ऑप्शन डी होगा, ए नहीं होगा, डी हो जाएगा। कह रहा है फिक्स्ड बीम इज ऑल्सो नोन एज। कह रहा है फिक्स्ड बीम जो होता है उसको और किस नाम से जानते हैं। तो फिक्स्ड बीम के लिए हम बात करते हैं तो फिक्स्ड बीम को एंसेस्टर बीम या कांस्टेंट बीम या बिल्ट अप बीम के नाम से भी जानते हैं, सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है इन केस ऑफ डीप बीम और इन थिन वेब्ड RCC मेंबर्स द फर्स्ट क्रैक फॉर्म्ड इज। तो आपका कह रहा है कि यदि आपका डीप बीम है या थिन वेब्ड आपका RCC मेंबर है तो फर्स्ट क्रैक कौन सा फॉर्म होता है। तो आपको बताया डायगोनल क्रैक जो ड्यू टू टेंशन जो होता है सबसे पहले फॉर्म यही होता है, सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊपर बता चुका हूँ। कहता क्लियर कवर फॉर स्लैब रेनफोर्समेंट इन बिल्डिंग इज। कह रहा है क्लियर कवर स्लैब के लिए आपका कितना होता है बिल्डिंग में, ठीक है। अब मिनिमम क्लियर कवर की यदि हम बात करते हैं तो आपका देखिए यदि हम स्लैब की बात करते हैं, किसकी, यदि हम स्लैब की बात करते हैं स्लैब के लिए आता है कितना 20 mm, स्लैब के लिए कितना आता है 20 mm। यदि हम बात करते हैं बीम के लिए तो बीम के लिए कितना आता है आपका, तो ये बीम के लिए आता है आपका 25 mm, कितना 25 mm बीम के लिए आता है। यदि यही हम बात करते हैं कॉलम के लिए, यदि हम कॉलम के लिए बात करते हैं कॉलम के लिए कितना आता है 40 mm आता है, कितना 40 mm। और यदि यही हम बात करते हैं फुटिंग के लिए, ठीक है, फुटिंग के लिए यदि हम बात करते हैं
तो फुटिंग के लिए कितना आता है, फुटिंग के लिए आपका आता है 50 mm, तो ये आपको याद रहना चाहिए। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 20 mm, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द यूनिट वेट ऑफ फर्नीचर इन ए बिल्डिंग कम्स अंडर, कह रहा है आपका जो यूनिट वेट होता है फर्नीचर का बिल्डिंग में वो किसके अंडर आता है। तो ऊपर बता चुका हूँ कि आपका जितना फर्नीचर वगैरह का लोड हो गया, आपका चेयर वगैरह का लोड आ गया, ये सब आपका क्या होता है, ये आपका डेड लोड होता है। क्या होता है, डेड लोड। अच्छा फर्नीचर है ना, सॉरी फर्नीचर है आपका, ठीक है। तो फर्नीचर तो आपका 1 सेकेंड, जो फर्नीचर्स वगैरह तो ये आपका जो चेंज हो सकते हैं, फर्नीचर वगैरह की यदि हम बात करते हैं, ये क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो फर्नीचर वगैरह की यदि हम बात करते हैं तो ये सब किस में आएंगे, ये लाइव लोड आएंगे, डेड नहीं होगा, ये लाइव लोड होगा, एक्चुअल में ये लाइव लोड होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लाइव लोड होगा। ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं, कह रहा है शियर बॉन्ड एंड एंकरेज चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 3। एक क्वेश्चन आरआरबी जेईई में इस पे आया है, कह रहा है फॉर M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस शैल नॉट एक्सीड, कह रहा है कि M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यदि हम M20 के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शियर स्ट्रेस के लिए, ठीक है। M15 के लिए यदि हम बात कर रहे हैं आपका LSM में 2.5 और आपका WSM 1.6, M20 के लिए 2.5 LSM में और 1.8 आ रहा है किसमें, आपका WSM में। 25 के लिए 3.1 आपका LSM में और 1.9 WSM में। 30 के लिए यदि हम बात करें 3.5 आपका LSM में है और 2.2 WSM में। M35 की बात कर रहे हैं तो आपका 3.7 आपका LSM में है और 2.3 आपका WSM में है। और 40 से एबव कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपका 4.0 आपका LSM में और 2.5 WSM में। तो M20 के लिए यदि हम बात कर रहे हैं तो आपका जो है 2.8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कितने 2.8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर आपका वॉल कॉलम एंड फुटिंग। चलिए अब इसके क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि आपका पहला क्वेश्चन कह लेटरल टाइज इन आरसीसी कॉलम्स आर प्रोवाइडेड टू रेसिस्ट, कह रहा है आरसीसी कॉलम में जो है लेटरल टाइज हम किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यदि हम लेटरल टाइज की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम प्रोवाइड करते हैं अपना बकलिंग को आपका जो है रेसिस्ट करने के लिए और बॉन्ड को स्ट्रेंथ करने के लिए, बॉन्ड को इंक्रीज करने के लिए, या आपका जो है लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंक्रीट में अच्छे से बाइंडिंग हो सके उसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, बकलिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बेस के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कह द लोड एट विच एन एलिमेंट ए मेंबर और ए स्ट्रक्चर एज होल आइदर कोलैप्सेस in service are buckles in load test and develops excessive lateral deformation on instability is called as, कह रहा है आपका कौन सा लोड है जिसमें जो मेंबर होता है, स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, जिसका पूरा आपका जो है या कुछ पार्ट जो है आपका जो है कोलैप्स हो जाता है सर्विस या बकल में लोड टेस्ट में, और एक्सेसिव लेटरल आपका डिफॉर्मेशन जो है इंस्टेबिलिटी देखने को मिलता है। तो हम बकलिंग लोड की बात करते हैं तो बकलिंग लोड आपका वह लोड होता है जहाँ पर स्ट्रक्चरल मेंबर होता है अनस्टेबल हो जाता है और वहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। जब बकलिंग में यदि हम सिंपल टर्म्स की बेंडिंग या वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं तो वहाँ प्लेन डायरेक्शन में देखने को मिलता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बकलिंग लोड। करें कॉलम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर डिजाइंड प्राइमरली टू टेक विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लोड, करें आपका कॉलम जो है जो कि आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है वो किस प्रकार के लोड जो है उसको जो है बियर करने के लिए जो है आपका बनाया जाता है। यदि कॉलम की बात करते हैं तो कॉलम क्या होता है, ठीक है। जब हम कंप्रेशन मेंबर की बात करते हैं तो कॉलम क्या है, कॉलम एक प्रकार का कंप्रेशन मेंबर है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स जो है आपका पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस देखने को मिलता है, ठीक है। अदर भी एग्जाम्पल है जैसे स्ट्रट हो गया, ब्रेसेस हो गए हैं, ठीक है। आपका ये सब आपका प्रिंसिपल स्ट्रट हो गया, ये सब क्या है आपके जो है एग्जाम्पल है किसके, आपके जो है कंप्रेशन मेंबर का, ठीक है। तो कॉलम क्या है आपका कंप्रेशन मेंबर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आप कंप्रेसिव लोड आता है। द टाइप ऑफ स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन फाउंडेशन बोल्ट फिक्सिंग ए कॉलम टू फुटिंग इज, कह रहा है यदि आपका जो है फाउंडेशन बोल्ट को जो है यदि हम कॉलम से फुटिंग में फिक्स कर रहे हैं तो कौन सा स्ट्रेस आता है, ठीक है। जब कॉलम जो होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, यहाँ पर अपलिफ्ट फोर्स आता है, किसी भी आपका एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स या बेंडिंग मूवमेंट जो है ऊपर की ओर एक्ट करता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस अपलिफ्टिंग को जो है हमको प्रिवेंट करना है तो हम क्या करते हैं वहाँ पर बोल्ट के द्वारा हम फुटिंग से कॉलम को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर जो है आपका जो है जब जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है वो क्या होता है आपका प्योर टेंशन इंड्यूस होता है, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं बोल्टिंग प्रोवाइड करते हैं, तो किसके लिए, प्योर टेंशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द फेलियर ऑफ कॉलम डिपेंड्स अपॉन, कह रहा है कॉलम का फेलियर है वो किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। यदि हम सिलेंडरनेस रेशियो की बात करते हैं, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, ये आपका रेशियो होता है इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन
ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो जो है, इसी के अकॉर्डिंग हम कॉलम के फेल्योर की बात करते हैं और अपना कॉलम के टाइप्स जो होते हैं उसको बताते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, स्लेंडरनेस रेशियो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, कॉलम साइज ऑफ 450 इंटू 600 mm has a unsupported length of 3.0 meter and is braced against sidesway in both direction according to IS 456 the maximum eccentricity with respect to major and minor principal axis पूछ रखा है आपको, ठीक है। यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं तो आपका ये रहा कॉलम, ठीक है, 600 mm दे रखा है। तो आपका सिग्मा मिनिमम के यदि हम बात करते हैं क्या आता है, मैक्सिमम ऑफ L बाई 500 प्लस D बाई 30 या 20 mm। अब दोनों एक्सेस में देखेंगे, ठीक है, एक्स और वाई एक्सेस में। इन मिनिमम क्या हो जाएगा, 3000 अपन 500 प्लस 450 अपन 30, ये आपको 21 आ जाएगा। और ई मिनिमम की यदि हम बात करते हैं तो 3000 तो 30,000 अपन 500 प्लस 600 बाई 30 करते हैं तो आपका 26 आएगा। एल डी का यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो आपका क्या आ रहा है, आपका 26 इंटू 20, 26 और 21 आ रहा है आपका, ठीक है, 3000 है, ठीक है। यहाँ सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी स्टील इन स्लैब्स फॉर Fe15 ग्रेड स्टील शुड बी ऑफ ग्रॉस सेक्शन एरिया। अच्छा कह रहा है आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी स्टील कह रहा है आपका स्लैब में कह रहा है Fe415 ग्रेड के लिए आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है। तो मिनिमम रेनफोर्समेंट इन स्लैब की यदि हम बात करते हैं, स्लैब में मिनिमम रेनफोर्समेंट की यदि हम बात करते हैं तो आपको कितना होना चाहिए, तो आपका स्लैब में Fe20 के लिए आपका 0.15% टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया और Fe415 या 500 के लिए 0.12% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, द मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी टू बी कंसिडर्ड इन आरसी कॉलम ऑफ लेंथ एल इज। कह रहा मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी होती है जो आरसी कॉलम के लिए कह रहा है आपका जो है लेंथ एल दे रखा है, वहाँ पर मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी आपकी क्या आती है, ठीक है। तो यदि मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं आपका, ठीक है, तो आपका कितना आता है, एल ई बाई एल ई आपका एक्स डायरेक्शन में आपका 500 अपन डी एक्स बाई 30 या 20 mm जो भी आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। या आपका वाई डायरेक्शन में एल ई आपका वाई डायरेक्शन में देते हैं, वाई एक्सिस में लेते हैं, तो यही फार्मूला आपका आता है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, एल बाई 500 प्लस लेटरल डायमेंशन अपॉन 30, ठीक है। कह रहा द क्रिटिकल लोड फॉर ए लॉन्ग कॉलम विथ बोथ एंड फिक्स्ड इज 160 kN। द सेम सेक्शन इज टू बी यूज फॉर अनदर कॉलम ऑफ डबल द लेंथ द क्रिटिकल लोड इज। तो आपका क्रिटिकल लोड की यदि हम बात कर रहे हैं तो आपका P इक्वल टू पाई स्क्वायर अपन ई आई, आपका जो आता है कि आपका पाई स्क्वायर ई आई अपन एल स्क्वायर, ये आपका 160 दे रखा है। एल ई को हम डबल कर रहे हैं, 2L कर रहे हैं, तो आपका P डैश की यदि हम बात करें तो ये आपको डबल कर दीजिए तो 160/4 आपका 40 kN आएगा। डबल कर दीजिए, केवल और केवल डबल कर देना है, सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगर वाइल डिजाइनिंग द पाइल एज ए कॉलम द एंड कंडीशन एडॉप्टेड इज। कह रहा है आपका यदि हम पाइल को एज ए कॉलम जो यदि हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो एंड कंडीशन आपका क्या होगा, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं यदि आपका पाइल को एज ए कॉलम यदि हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है आपका एक एंड फिक्स हो जाएगा और दूसरा एंड आपका हिंज्ड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कह रहा है आपका इन बीम टू कॉलम कनेक्शन इन स्टील कंस्ट्रक्शन इफ टॉर्जन इज परमिटेड एट द एंड्स ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम बाय नॉट प्रोवाइडिंग द क्लिट। क्लिट को हम प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जब हम क्लिट को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आपका बीम कॉलम कनेक्शन में कह रहा है क्या ऑप्शन सही होगा। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, जब हम क्लिट को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब हम क्लिट को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में, जब हम क्लिट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आपका जो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम जो है उसको 20% इंक्रीज कर देते हैं। ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है, 20% हम क्या करते हैं आपका इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और ज्वाइंट जो है उसको हम एज ए टॉर्जन मेंबर जो है अपना जो डिज़ाइन कर देते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपको सही दिख रहे हैं, ठीक है, ए और बी दोनों सही। बोर्ड ने भले ही इसमें जो है आपका सही स्टेटमेंट जो है आपका डी को माना है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए स्क्वायर कॉलम सेक्शन of size 350 mm is reinforced with 4 bars of 25 mm diameter and 4 bars of 16 mm diameter, then the transverse steel should be। तो आपका फाई आपका क्या आता है, आपका आता है फाई लॉन्गिट्यूडनल मैक्स अपॉन 4 या 6 mm जो भी लेते हैं ये। और यदि हम ए की बात करें 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इंटू कितना 25 दे रखा है ना, 25 कर दिए तो आपका 6.25 आएगा या 6 mm। तो आपका मैक्सिमम क्या है आपका 6.25, ठीक है।
तो आपका ये आपका मैक्सिमम क्या आ रहा है आपका, तो आपका जो है यहाँ पर स्पेसिंग भी निकालना है ना अभी, तो टाई की स्पेसिंग निकाल लीजिए 16x6, लेटरल डायमेंशन आपका 350 दे रखा है, तो बी आपका 16x6 256, आपका मैक्सिमम क्या आ रहा है आपका 250 mm, तो आपका 8 बार लेंगे, नंबर ऑफ जो आपका mm बार जो होगा 8 mm बार का लेंगे 250 का आपका डिस्टेंस पे, आपका 8 mm लेंगे तो यही लेंगे आपका 250 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स प्रोवाइडेड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। करेक्ट, मिनिमम नंबर ऑफ बार जो है रेनफोर्स्ड आपका जो है कंक्रीट कॉलम्स के लिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए पूछ रखा है। तो मिनिमम नंबर ऑफ बार आपका जो है रेक्टेंगुलर के लिए 4 होता है और सर्कुलर के लिए 6 होता है, तो सर्कुलर के लिए पूछ रखा है 6 हो जाएगा। करेक्ट, मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर आइसोलेटेड फुटिंग टू कैरी फैक्टर्ड लोड ऑफ 1000 kN कंस्ट्रक्टेड ओवर सॉइल ऑफ सेफ बेयरिंग कैपेसिटी 150 kN पर मीटर स्क्वायर इज। तो यहाँ पूछ रखा है आपका क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो आपका फैक्टर्ड लोड के यदि हम बात करते हैं, फैक्टर्ड लोड कितना दे रखा है आपका, ठीक है। फैक्टर्ड लोड के यदि हम बात करें तो 100 kN दे रखा है, मिनिमम एरिया आइसोलेटेड फैक्टर्ड लोड दे रखा है आपका 100, ठीक है। अब 10% ऐड कीजिए तो आपका 100 kN जो है उसमें, ठीक है। एक सेकंड, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आपका अनफैक्टर्ड लोड यदि पी की बात करते हैं कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा 1000 कितना देखा 1000 अपॉन 1.5 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 666.67 kN हो जाएगा, ठीक है। 10% ऐड करेंगे तो 0. यदि हम 10% ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10% ऐड करेंगे तो आपका 0.1 इंटू आपका 666.6 से दिया है 67 है, इसको करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 733.32 kN पी आ जाएगा, kN आ जाएगा पी, ठीक है। सेफ बियरिंग कैपेसिटी क्यू आपका 150 दे रखा है, तो एरिया निकाल दीजिए, तो एरिया रिक्वायर्ड जो होगा आपका क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 733.32 अपन 150, तो ये यदि सॉल्व करेंगे तो ये आपका 4.88 लगभग 4.9 आएगा, ठीक है। 4.9 आएगा जो सॉल्व करेंगे तो 4.9 ए हो जाएगा यहाँ पर 4.9। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर हमारा प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट। पहला क्वेश्चन कह रहा था अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील यूज्ड फॉर प्री स्ट्रेसिंग इज नियरली, कह रहा जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ होगा आपका जो है स्टील का जो कि हम प्री स्ट्रेसिंग में यूज कर रहे हैं नियरली कितना होता है। जब हम प्री स्ट्रेसिंग की बात करें तो हमारा स्टील यूज करते हैं वहाँ पर जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आता है वो आपका नियरली आपका 1500 न्यूटन पर mm² आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे इन द कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग द डायगोनल टेंशन इन कॉन्क्रीट, कह रहे कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग में जो डायगोनल टेंशन आता है कॉन्क्रीट में आपका क्या होता है। तो प्री स्ट्रेसिंग में यदि हम बात करते हैं, प्री स्ट्रेसिंग में क्या होता है, हमको एलिमिनेट या मिनिमाइज करना होता है टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो वहाँ पर हम टेंसाइल पूल जो है अप्लाई करेंगे। अब इसके कारण क्या होगा, कन्वेंशनल प्री स्ट्रेसिंग में जो है डायगोनल टेंशन आपका क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्री स्ट्रेसिंग कारण डिक्रीज हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर टेंशनिंग डिवाइस यूज प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, कह प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में जो टेंशनिंग डिवाइस यूज करते हैं उसमें क्या नहीं आता है। प्री स्ट्रेस में जब टेंशनिंग डिवाइस की बात करते हैं तो केमिकल, थर्मल, हाइड्रोलिक मेथड वगैरह आते हैं, बट रोटेटिंग नहीं आता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, कह रहे प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर जो है वहाँ पर मेन प्रिंसिपल क्या होता है। तो जब हम प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं वहाँ पर मेन काम क्या है, हमको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो उसको आपको इंट्रोड्यूस करना है जोन में जहाँ पर आपका टेंसाइल स्ट्रेस एक्सपेक्टेड है, तो यही आपका मेन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। करें इन प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट हाई ग्रेड कॉन्क्रीट इज यूज्ड फॉर, करें प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में हाई ग्रेड कॉन्क्रीट किसके लिए यूज करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका हाई ग्रेड कॉन्क्रीट यदि हम यूज करेंगे, इसका मतलब हाई ग्रेड कॉन्क्रीट यूज करेंगे जब, तो प्री स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लो क्रीप आएगा, तो लो क्रीप आने का कारण आपका प्री स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रिड्यूस करेगा। तो मेनली हम किसके लिए करते हैं, तो ये हम करते हैं अपने क्रीप को कम करने के लिए, ठीक है। श्रिंकेज लॉस भी कम हो जाएगा, तो आपका क्रीप ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट टेंडन्स आर स्टील एनफोर्समेंट मैंडेटोरली रिक्वायर्ड फॉर, करेक्ट जो टेंडन्स हैं वो आपका स्टील एनफोर्समेंट है मेनली किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जब हम टेंडन्स की बात करते हैं ये क्या होते हैं, ये आपके जो है छोटे छोटे जो है आपके पतले पतले वायर टाइप्स के होते हैं जो कि प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट में जो है आपका इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्क्रीट में प्री स्ट्रेस को इम्पार्ट
करते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्री स्ट्रेस कंक्रीट एलिमेंट। करें व्हाट इज पीएससी? पीएससी क्या होता है? तो ये आपका प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है। पीएससी क्या होता है? प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है जिसमें इंटरनल स्ट्रेस जो है आपका सूटेबल मैग्नीट्यूड और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने आरसीसी जो अपना था उसके जितने भी क्वेश्चन आपके आरआरबी के एग्जाम में आए हुए थे इस वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं। यदि आपका ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर अगले दिन देखेंगे। थैंक यू एवरीवन।